इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस वन, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर 9th टर्म। देखिए यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसमें एक ही एपी की बात हो रही थी, अब यहाँ पर अलग अलग एपी की बात हो रही है। मतलब अगर हम एक एपी ले लेते हैं ये, कि यहाँ पर इसके टर्म्स हैं ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो दूसरी जो एपी है मतलब फर्स्ट वाली एपी सेकंड वाली एपी, इसके अंदर A1 डैश A2 डैश A3 डैश एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा था कि सम, अगर हम S1 का इसका अगर हम सम ले लेते हैं यहाँ पर n टर्म्स का, तो दूसरे वाले का n टर्म्स का सम S डैश n ले लेते हैं। अब इसमें उसने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो कितना दे रखा है 7n+1 बाय 4n+27। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोगों को डाउट आता है। अब किस जगह पे डाउट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके पीछे का फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए तो nth टर्म का सम कितना होता है, वो आ जाता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब इसका हम मान के चल लेते हैं कि इसके अंदर a और d दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर हम कैपिटल A और कैपिटल D मान लेते हैं। इतना क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स इस तरीके से दे रखी हैं, तो इसके अंदर अगर nth टर्म निकाली जाएगी तो इस तरीके से निकालेंगे। दूसरी वाली का जो nth टर्म होगा मतलब n टर्म्स का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इस इक्वल टू कितना रहेगा 7n+1 बाय 4n+27। अब कई लोगों का इसमें भी डाउट आता है कि यहाँ पर n लिया है तो यहाँ पर कैपिटल N लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है, nth टर्म तो सब में सेम ही रहेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर थर्ड टर्म और यहाँ पर थर्ड टर्म, तो 3 तो सेम ही रहेगा ना दोनों में। इतना क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो हम सेम ले सकते हैं ना, कि अगर n टर्म्स इज टू n टर्म्स दे रखा है तो वो तो सिमिलर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर n और स्मॉल n और कैपिटल N वाली बात नहीं होती है, सिर्फ a और d के अंदर ही बाकी सारे चेंजेस आएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 7n+1 बाय 4n+27। अब कहानी यहीं से होना शुरू होती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये जो टर्म है, अगर सोचिए कि यहाँ पर a रहता और इधर a रहता तो ये nth टर्म बन जाती, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। पर यहाँ पर a नहीं बन पा रहा है, इस 2 को मुझे हटाना है। तो एक काम कर सकते हैं ना, कि अगर मैं n के अंदर कुछ ऐसा नंबर लिख दूँ ताकि इधर भी यहाँ पर 2 का फैक्टर बन जाए, तो पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मैं n को ऐसा लिख दूँ 2 टाइम्स ऑफ m-1, अब मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों हमने m-1 ही कर रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा है। मैं हर एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा इसमें। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ m-1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह हमने पूरा ये लिखा है। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ m-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ गया 7 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m-1, क्योंकि देखिए n से अगर इधर रिप्लेस कर रहे हैं तो इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा +1 बाय 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m-1 प्लस 27। इतना क्लियर है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसके पीछे का पूरा रीज़न बताऊंगा आपको। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर 2m-2 है और इधर से भी कितना आया 2m-2, d आ गया इक्वल टू कितना आ गया 14m-7 प्लस 1 बाई कितना आ गया 8m-4 प्लस 27। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी, तो यहाँ से बचेगा क्या, ये आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी, और ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस m-1 इंटू डी, और ये कितना आ गया 14m-6 बाई कितना आ गया 8m प्लस 23। अब इसमें देखिए इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो कौन सा है, mth टर्म का रेशो है। अब यहाँ पर टर्म्स का रेशो है, सम ऑफ टर्म्स का रेशो नहीं है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। पर्पज़ ये था कि इसके अंदर मुझे 2 फैक्टर चाहिए था। 2 फैक्टर लाने के लिए मैंने इससे यहाँ पर क्या करा, इसको रिप्लेस किया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू 2m रख देता तो इधर फैक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि इधर -1 है तो 2m-1 में कोई फैक्टर नहीं बनता। अब लेकिन लॉजिक वाली बात तो यही बनती है कि फिर अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिख देता 2m+1,
तो m+1 लिख देता, -1 से कैंसिल आउट हो जाता, कैंसिल आउट तो हो जाता। मतलब अगर मेरे पास टर्म ऐसा आ जाता कि 2a प्लस यहाँ पर आ जाता 2m+1 -1 इंटू डी, तो इसकी जगह क्या हो जाता, ये आ जाता 2a प्लस 2m इंटू डी, तो यहाँ से a प्लस m इंटू डी आ जाता। इसका क्या करूँगा मैं, मेरे को तो क्या चाहिए, a प्लस m -1 इंटू डी, मुझे इस टाइप का फॉर्म चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के 2m-1 से यहाँ पर ऐड किया था, मतलब यहाँ से रिप्लेस किया था। इससे रिप्लेस करने से ये वाला फॉर्म बनकर आता है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये बनाना है तो मुझे क्या चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्या चीज़ यहाँ पर रिप्लेस करनी पड़ेगी, ताकि आखिरी में जाके जब 2 फैक्टर लिया जाए तो क्या बनेगा। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से हम सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, इसको तो ऐसा बोला जा सकता है ना कि ये मेरे पास क्या है, ये है mth टर्म का, ये मतलब mth टर्म है मेरे लिए, और ये इसकी mth टर्म है। इतना क्लियर है। तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये कितना आ गया, 8m + 23, इन दोनों का रेशो आ गया। अब इसका रेशो का बेनिफिट क्या है, अब वो बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए mth टर्म का जो रेशो आया 14m - 6/8m + 23, ये था। अब करना क्या है, उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि हमें यहाँ पर कौन से कुछ टर्म्स में पूछा गया था, फाइंड द रेशो ऑफ द 9th टर्म। तो उसने कहा था कि 9th टर्म मतलब m की जगह हम क्या कर सकते हैं, 9 को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा a9, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 × 9 - 6 बाय कितना हो गया, 8 × 9 + 23। ये पार्ट क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 14 × 9 कितना आएगा, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 14 × 9 तो हो गया हमारे पास कितना, 126, माइनस कितना आ गया 6/9, 8 कितना हो गया 72 + 23 विच इज़ 120 कितना आ गया 95। इसमें से अगर हम 5 फैक्टर ले लेंगे तो ये 19 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 × 10 4, तो कितना आ गया 24/19। मतलब A9 का रेशो कितना आ गया 24:19 का। इतना क्लियर है, ये आंसर है। अब देखिए मैंने इतना लंबा चौड़ा पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने पहले यहाँ से ऐसे रिप्लेस किया, फिर उसके बाद जाके m की वैल्यूज़ को चेंज यहाँ पर रिप्लेस किया। मैं डायरेक्टली चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सीधा रिप्लेस कर देता, बट उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उससे जो हमारा पॉइंट है वो नहीं बन पाता, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था वो नहीं बन पाता। इसलिए मैंने क्या करा, पहले इन टर्म्स के बीच का रेशो बताया आपको, ये कैलकुलेट करना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको पूरी कहानी बताई। इतना क्लियर है। वरना जिस तरीके से बुक में सॉल्यूशन दे रखा है मैं सीधा आपको देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को आपको ये चीज़ समझानी थी। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।